लखनऊ में 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे फ्लैग ऑफ। टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का भी होगा शुभारंभ। यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित। पंकज सिंह समेत बनाए गए 18 प्रदेश उपाध्यक्ष। यूपी बीजेपी में बनाए गए 7 महामंत्री। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। G20 को लेकर रामनगर में तैयारियां तेज। 27 मार्च से 30 मार्च तक होनी है 3 दिवसीय बैठक। पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक के रूट्स को सजाया जा रहा है। उत्तरकाशी में बिगड़ा मौसम का मिजाज। आकाशीय बिजली गिरने से 350 बकरियों की मौत। शनिवार रात करीब 9 बजे गिरी आकाशीय बिजली। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे। तो टोल की हेल्पलाइन 1962 का शुभारंभ भी किया जाएगा। पशुधन स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम का यह आयोजन हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट रवाना होंगी। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर, 5 कलदास मार्ग आवास यूनिट रवाना करेंगे सीएम। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं जिनका फ्लैग ऑफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। टोल फ्री नंबर 1962 का शुभारंभ किया जाएगा। पशुधन स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम का यह आयोजन भी हो रहा है। तो 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट आज रवाना होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे। तो पशुधन स्वास्थ्य को लेकर भी कार्यक्रम का यह आयोजन जो है वो हो रहा है। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स रवाना होंगी। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं जिन्हें रवाना किया जाएगा। और अनूप कुमार सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स को आज फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा और क्या कुछ रहने वाला है? देखिए अंजलि, अभी तक आपने देखा होगा कि इंसानों को लेकर एक मोबाइल वैन भी उत्तर प्रदेश सरकार सुविधा करवा रही थी और खासकर एम्बुलेंस की भी सुविधा थी। लेकिन आज से ये 520 उत्तर प्रदेश में मोबाइल वेटनरी के चालू होगी। इनको हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे, जिसपे साथ साथ 1962 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आप उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई भी पशु के इलाज को लेकर के 1962 पर अगर कॉल करता है तो ये एम्बुलेंस वहां मौके पर पहुंचेगी और उसका पशु का इलाज करेगी। इस पूरे एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक हेल्पर और एक वाहन चालक होगा उसके साथ में, क्योंकि डॉक्टर के साथ साथ जो एम्बुलेंस चालक होगा और तमाम इसमें दवाएं होंगी जो कि वहां पर पशु का इलाज कर सकेंगी। आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से बनाया गया है एम्बुलेंस को। यहाँ पर इस एम्बुलेंस में तमाम दवाओं के साथ साथ जो डॉक्टर्स होंगे वो परामर्श देंगे। गंभीर बीमारी ये एम्बुलेंस जो है, कैसे आप इसको कैसे आपको पता लगेगा कहाँ जाना है, क्या क्या सुविधा होगी इसमें? इसमें सर जीपीएस लगा है, जो कि हम जहाँ फिर जाएंगे वहाँ पे इसका रिकॉर्ड पूरा देखा जाएगा बस। और इसके आगे और सर हमारे सर हैं, बीओ सर हैं, उनसे बात कर लीजिए।
तो इस एम्बुलेंस में डॉक्टर रहेंगे, आप रहेंगे और कितने लोग रहेंगे, कितने लोग टीम? लोग रहेंगे सर, एक पायलट रहेंगे और एमटीएस और वीओ रहेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे कि इस एम्बुलेंस में किस तरीके की सुविधाएं रहेंगी और क्या इसका कोई चार्ज भी पड़ेगा? आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे, क्या इस जब कोई कॉल आएगी कंट्रोल रूम में उसके बाद आपको रेफर की जाएगी, क्या इसका कोई चार्ज भी देना पड़ेगा किसी को? नहीं नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं सर, अभी तक तो ये बताया गया कि अभी कोई चार्ज नहीं। आगे बताएंगे। अगर कोई गंभीर किसी बहुत सारे देखते जानवर सड़क पर पड़े रहते हैं, उनके कीड़े पड़ जाते हैं, इस तरह की बड़ी दुर्दशा होती है, तो उनको किस तरीके से इलाज करेंगे? क्या उनको कहीं रेफर भी किया जाएगा या सर जैसे ब्लॉक पे रिफर किया जाएगा, ऑन द स्पॉट जो होगा वो सब किया जाएगा। ऑन द स्पॉट जहाँ तक हम उसका हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे, अगर ज़्यादा गंभीर है तो उसको ब्लॉक पे रिफर करेंगे। तो ये सुविधाएं ये कहा जा सकता अंजलि उत्तर प्रदेश में जो अभी तक जो जानवर थे जिनको परेशानी होती थी, आप सड़क पर पड़े रहते थे या फिर लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और आज से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 5 कालिदास मार्ग पर 11 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में 520 जो वाहन है ये हेल्पलाइन नंबर के जरिए इनको कॉल कंट्रोल रूम में कॉल जाएगी, अगर कोई पीड़ित होगा वो करेगा, उसके बाद इनको रेफर किया जाएगा। इस यूनिट के साथ में एक डॉक्टर, एक चालक, एक हेल्पर यानी कंपाउंडर कह सकते हैं उसको, क्योंकि ये तीनों लोग वहां पर पहुंचेंगे, उस पशु का इलाज करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से है, जिस तरीके से लगातार चाहे गौवंश को लेकर या फिर तमाम जो जानवर हैं जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द बयां नहीं कर सकते, उनको लेकर सरकार ने सुविधा आज से चालू की है। बिल्कुल अनूप, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि प्रदेश के जो रिमोट एरिया हैं, जो ग्रामीण अंचल है, जहां पर पशुपालकों के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो अपने पशुओं को कहां लेकर जाए, उन रिमोट एरियाज में भी इनकी जो रीच है, इन वेटनरी एम्बुलेंस की जो रीच है, और वो बढ़ने से अब उनकी भी समस्या दूर होगी। बिल्कुल अंजलि, कहा जा सकता है कि जो गौपालक हैं या फिर पशुपालक हैं, उनकी तमाम इस तरीके से समस्याएं रहती कि डॉक्टर जो ब्लॉक स्तर पर होते थे वो बहुत ही कम उपलब्ध होते थे। वहां पर जाने के बाद वो या तो पशु को वहां ले जाया करते थे या फिर उनकी जो गतिविधि पशु की होती थी उसको बताकर वहां से दवाइयां लाते थे। लेकिन ये सबसे बड़ी सुविधा कहा जा सकता है, क्योंकि अब कहीं न कहीं डॉक्टर उनके घर पहुंचेंगे, जब बीमार पशु होंगे उनके पास पहुंचेंगे और डॉक्टर वो खुद उस नब्ज को पकड़ेंगे, उस बीमारी को पकड़ेंगे, उसके बाद उसका इलाज करेंगे। तो ये एक बड़ी सुविधा है। कुछ तस्वीरें भी साथ में दिखाते रहेंगे कि ये तमाम जो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इससे ज्यादा 5 कालिदास मार्ग पर खड़ी हैं पूरे प्रदेश में। अगर बात करें तो 520 एम्बुलेंस हैं। ये सभी एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं, जो कोई चालक है तो कोई इसमें कंपाउंडर है, इस तरीके से वहां पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी चीज अगर इसमें अगर देखा जाए अंजलि, तो मोबाइल वेटरी यूनिट जो एक हेल्पलाइन नंबर 1962, अगर इस पे कोई भी व्यक्ति पशुपालक कॉल करेगा तो ये सीधे कॉल कंट्रोल रूम में लगेगी और इससे जीपीआरएस इस गाड़ी में लगा हुआ है, जिसको कंट्रोल रूम निगरानी रखेगा कि ये गाड़ी कहां पर खड़ी है और जो पशु बीमार है या जिस युवक ने फोन किया है उस पर कौन सी गाड़ी जल्दी पहुंच सकती है, बिल्कुल बिल्कुल ये व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। बने रहिए अनूप, आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। यूपी की सियासत में से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित, ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी बीजेपी में 7 महामंत्री बनाए गए हैं। पंकज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये लिस्ट जो है वो यहां पर जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। नई टीम की घोषणा, यूपी बीजेपी में 7 महामंत्री बनाए गए हैं। पंकज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी में 16 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर ही है, इसे कहेंगे कि यूपी बीजेपी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। देखिए अंजलि, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा है कि हर कदम सोच समझ के करती है और चूंकि
आगामी 2024 का चुनाव है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 में से 80 सीटों जीतने का है। भारतीय जनता पार्टी को जो नई टीम की जो घोषणा की गई है उसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि जो पिछली टीम में 11 जो महिलाएं थी उनको पुनः जगह मिल गया है, यानी कहीं न कहीं महिलाओं का जो वर्चस्व है इस पूरा जो नई टीम में शामिल है। और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर, चूंकि उत्तर प्रदेश में आधी आबादी है, उसको साधने की कोशिश किया है इस नई टीम के माध्यम से। दूसरा अगर बात करें तो ओबीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती है और पिछले 2024 के जो चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ओबीसी को ज्यादातर साधा जाए। 13 ऐसे नेता हैं जिनको ओबीसी की जात से कैटेगरी से आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के इस टीम में मौका मिला है। वही दूसरी बात अगर बात करें तो 10 ब्राह्मण नेताओं को इस टीम में मौका मिला है, 7 जो क्षत्रिय हैं उनको भी मौका मिला है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे वर्ग हैं, वो चाहे कायस्थ हो या फिर त्यागी हो या भूमियार हो, इन सब जातियों को भी एक एक करके मौका मिला है ताकि सभी वर्गों को साधा जा सके। और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 2024 का, उसमें एक बड़ी जीत हासिल कर सके। तो ये पूरी टीम जातिगत समीकरण के हिसाब से बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक सभी जो वर्गों को साथ सके, जो लोकप्रिय नेता हैं, जो अपनी जाति में पैठ रखते हैं, ऐसे नेताओं को मौका मिला है इस टीम में। और निश्चित रूप से अगर टीम ये 2024 से पहले अभी निकाय निकाय के चुनाव होने हैं, उसमें कहीं न कहीं इन टीम को लेकर अग्नि परीक्षा जरूर होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल कर सके, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव किसी सेमीफाइनल से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव बहुत कुछ 2024 की लड़ाई को तय कर देगा कि 2024 में क्या होने वाला है, किसका पलड़ा भारी रहेगा। कोशिश हर पार्टी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक पहले से दांव मार दिया है और सभी जातियों को साधने की, बिल्कुल सभी जातियों को साधने की यहाँ पर कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सपा कार्यालय में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को माना जा रहा है। दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहता है। आज दोपहर 12 बजे होने जा रही है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि अब देखना होगा किन किन मुद्दों का जिक्र वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। इटावा में समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सरकार के 6 साल पूरे होने पर जमकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया, झूठे वायदे, झूठे आश्वासन किसानों को दिया है। पहले इन्होंने किसान को धान में लुटवाया है और पूरी खरीद बिचौलियों के जरिए करवाई। आलू की खरीद नहीं कर पा रहे हैं, पानी समय पर नहीं दिए, किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई से पूरे प्रदेश की जनता को तबाह कर दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार ने कोई भी काम 5 सालों में नहीं किया है। बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है। 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। केवल झूठे वादे, झूठे आश्वासन किसानों को दिए हैं। अब देखिए, किसानों के ये समय पहले तो लुटवाया है इन्होंने, गेहूं में खरीद हुई नहीं, बिचौलियों से पूरी खरीद की, फिर धान में लुटवाया। अब आलू की कीमत नहीं दे पा रहे, पानी समय पे नहीं दिए, इतनी बिजली महंगी, तो पूरे किसानों की कमर तोड़ दी है। और बिजली में तो छापेमारी के बाद एफआईआर के बाद जुर्माना, तबाह कर दिया है। पूरे प्रदेश की जनता को तबाह कर दिया है।
महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, तो कोई काम ही नहीं किया है। परेशानी के अलावा कोई काम ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। सरकार कह रही है केवल इन्वेस्टर्स ला रही है। परेशानी इन्वेस्टर्स ला रही है सरकार इन्वेस्टर्स में MOU हुए हैं, कहीं कारखाना नहीं लगा, कहीं पैसा नहीं आया है, और यहाँ तक कि बजट जो भी दिया था बजट खर्च नहीं कर पाए। अभी देखा होगा पिछले साल का बजट खर्च कर नहीं पाए, कोई विकास का काम हुआ नहीं, सड़कों के गड्ढे भर नहीं पाए। तो ये कोई काम ही नहीं किया है सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जनता समझ रही है, परेशानी के अलावा कोई काम नहीं किया है, केवल जनता को परेशानी ही दी है सरकार ने। उधर संसद से राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद जहां पर कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि सरकार विपक्ष के लोगों की आवाज को दबा रही है। विपक्षी सांसदों और पार्टी प्रमुखों ने इस बाबत अपना विरोध भी दर्ज करवाया है। वहीं इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये दोनों पप्पू राहुल और अखिलेश जब तक रहेंगे तब तक भाजपा कोई चुनाव नहीं हारेगी। वहीं रघुराज सिंह ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले पर कहा कि न्यायपालिका का निर्णय है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और उसके बाद वो चुनाव हारी थी, तब भी जुडिशरी का ही मैटर था। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ में पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और हर पालिका अपना कार्य कर रही है। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप मुझसे पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसलिए चारों स्तंभ लोकतंत्र के हैं। इस नाते हमारा उसमें कुछ कहना नहीं। ये तो बेवकूफ़ों की कहानी है कि बीजेपी की सरकार के ऊपर मढ़ना, क्योंकि हमने थोड़ी कोर्ट में कोई पैरवी उनको करनी चाहिए थी, हम तो नहीं करेंगे भाई। अगर मैं किसी कोर्ट में वांटेड हूं तो मुझे ही तो पैरवी करनी पड़ेगी या मेरी पार्टी को करनी पड़ेगी, सरकार नहीं करेगी। इंडिविजुअल केस है तो उनकी पार्टी करेगी। आरोप ये है कि अडानी के साथ एक फोटो लोकसभा में राहुल गांधी ने दिखाया था, उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया सामने। देखिए, अब हमारे साथ, मेरे साथ जब से मैं 2018 से बना हूं, मैं आपको बताऊं 2.5 लाख लोगों ने कम से कम सेल्फी ली होगी। 2.5 लाख में मैं 1,500 को नहीं जानता हूं, 1.5 लाख को नहीं जानता हूं। कहने का तात्पर्य यह है, बड़े लोगों के साथ सबकी सेल्फी लेने की वो रहता है, स्वाभाविक रहता है। तो इसलिए उसमें कोई कहना सेल्फी वगैरह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उधर G20 के रामनगर में 27 मार्च से 30 मार्च तक होने वाली 3 दिवसीय बैठक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। वंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक के रूट्स को सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों पर पेंटिंग्स किए जाने के साथ ही रूट लाइट और साथ ही डिवाइडर्स पर पेंटिंग का कार्य चल रहा है। उधर रुद्रपुर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जिन स्थानों पर निर्माण अधूरा रह गया है वहीं टेंट लगाकर उसे ढका जा रहा है। इसके साथ ही नीचे बिल्डिंगों पर भी रंग रोगन कार्य कराया जा रहा है। डिवाइडर के बीच में फूल पौधे लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तरकाशी से आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें उत्तरकाशी में आसमान से गिरी आफत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज, आकाशीय बिजली गिरने से 350 बकरियों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा, आकाशीय बिजली गिरने से 350 बकरियों की मौत हो गई है। शनिवार रात करीब 9 बजे गिरी आकाशीय बिजली। जब यह हादसा हुआ उत्तरकाशी में आसमान से गिरी आफत, उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आकाशीय बिजली गिरने से 350 बकरियों की मौत हो गई है। शनिवार रात करीब 9 बजे आकाशीय बिजली गिरी, उत्तरकाशी में आसमान से गिरी आफत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज और आकाशीय बिजली गिरने से 350 बकरियों की मौत हो गई है। शनिवार रात करीब 9 बजे यह आकाशीय बिजली गिरी है, उत्तरकाशी में आसमान से गिरी आफत।
तो उत्तरकाशी का ये मामला, शनिवार रात को आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है। उत्तराखंड में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से 350 बकरियों की मौत हो गई। जी हां, शनिवार रात करीब 9 बजे आकाशीय बिजली गिरी। मौसम बेहद खराब बना हुआ था, बारिश हो रही थी और आकाशीय बिजली गिरने से जो बकरियां वहां पर थी उनकी मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से 350 इनकी संख्या बताई जा रही है इन बकरियों की, जिनकी मौत हो गई है आकाशीय। उधर G20 की रामनगर में 27 मार्च से 30 मार्च तक होने वाली 3 दिवसीय बैठक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक के रूट्स को सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों पर पेंटिंग्स किए जाने के साथ ही रोड लाइट्स और डिवाइडर पर पेंटिंग का कार्य चल रहा है। रुद्रपुर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जिन स्थानों पर निर्माण अधूरा रह गया है वहां पर टेंट लगाकर उसे ढका जा रहा है। इसके साथ ही निजी बिल्डिंगों पर भी रंग रोगन का कार्य करवाया जा रहा है। डिवाइडर्स के बीच में फूल पौधे लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो बैठक की तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। रामनगर में G20 की तैयारियां जोरों शोरों से युद्ध स्तर पर चल रही है। एयरपोर्ट रूट को पूरी तरीके से फूलों से सजाया जा रहा है। और योगेश शर्मा हल्द्वानी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, G20 की बैठक को लेकर तैयारियां किस कदर जारी हैं? देखिए अंजलि, रामनगर में G20 का एक बड़ा समिट होने वाला है। 28 से 30 मार्च तक ये पूरा समिट होने वाला है, जहां 28 को सभी विदेशी प्रतिनिधि और भारतीय जो प्रतिनिधि है वो रामनगर पहुंचेंगे। जिसके बाद 29 को एक राउंड टेबल बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई है वैज्ञानिकों की। ये पहली कॉन्फ्रेंस रामनगर में है, इसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में होगी। इसके बाद शाम को कल्चरल नाइट के साथ ही गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा। और 30 मार्च को सभी विदेशी प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि, जो विदेशी प्रतिनिधि है वो 38 के आसपास यहाँ पहुंचने की संभावना है और 20 हमारे भारत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर 60 प्रतिनिधि यहाँ पे जो G20 के समिट में पहुंचने का यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। और 30 मार्च को ये सभी कॉर्बेट का भ्रमण करेंगे और इसके बाद पंतनगर से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। जिसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारियां यहाँ की हुई है। रोडों को पूरी तरीके से सजाया गया है। कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति की जो झलक है वो इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और एक तरीके से रामनगर की अगर बात की जाए, जिस तेजी के साथ वहां पर रंग रोगन हो रहा है, पूरी कायाकल्प जो है वो वहां पर बदल दी गई है इस बैठक से पहले तैयारियों को लेकर भी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तेजी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। इस बैठक से पहले जाहिर तौर पर पूरे शहर की तस्वीर बदल गई होगी। देखिए अंजलि, साफ तौर से जब ये G20 का समिट होने वाला था उसके बाद से ही प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी थी। चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइटों का मामला हो, चाहे वो एक ही कलर में पूरी बिल्डिंगों को या जो पूरा रामनगर है उसको संवारने की पूरी कसर यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। डैम जो है, डैम के पास जो कुमाऊनी संस्कृति की झलक यहाँ पे देखने को मिली, अलग अलग पेंटिंग में उकेरा गया है। तो सभी तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली गई थी, क्योंकि एक बड़ा समिट होने वाला है और उत्तराखंड में पहला समिट है। इसके बाद दूसरा समिट मई में ऋषिकेश में होगा, जिसकी सभी तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली गई हैं। 28 मार्च को ये समिट शुरू होगा जब पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सभी प्रतिनिधि। और 29 मार्च को राउंड द टेबल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होनी है, जिसको लेकर उत्तराखंड वासियों में भी और देशवासियों में भी एक उत्सुकता है, जहां विदेशी प्रतिनिधि यहाँ इस बैठक में शामिल होंगे। पहली बार इस तरीके का कोई आयोजन यहाँ पर हो रहा है, कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में भी देखने को मिल रहा है इसको लेकर? देखिए कहीं ना कहीं G20 की एक बड़ा समिट का रामनगर में होना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो उत्तराखंड वासी भी इसको एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं कि G20 समिट का क्या क्या रूपरेखा रहती है, किस तरह से ये विदेशी प्रतिनिधि रामनगर कॉर्बेट का भ्रमण करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के लिए जनता टीवी के साथ।